Yes, good morning, students. We are discussing chapter number 4 of your science book. The name of the chapter is Structure of Atom. And in this chapter, till now, we have discussed some models of atom given by various scientists. We have discussed the model of atom given by J.J. Thomson, Rutherford, and Niels Bohr. And we have seen that the best model of atom was proposed by Niels Bohr as it do not have any types of drawbacks. है ना? नील्स बोर के एटम मॉडल में कोई भी कमियां नहीं है और जितनी भी कमियां रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में थी उन सभी कमियों को एक तरह से नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल ने दूर कर दिया। इसलिए सबसे जो बेस्ट एटॉमिक मॉडल है जो किसने प्रपोज किया था, नील्स बोर ने प्रपोज किया था। नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल प्रपोज करने के साथ ही साथ में नील्स बोर ने जो है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, है ना? एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में प्रेजेंट हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने, एक और साइंटिस्ट थे ब्यूरी, है ना, नील्स बोर और ब्यूरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। yesterday we have seen some rules of distribution of electrons. कौन कौन से रूल हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, रिकॉल द रूल्स। सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि जो शेल होगी, शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in an shell, एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक शेल में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं that is equal to 2n square. The maximum number of electron that can be present in a shell, it is equal to 2n square. किसके बराबर है बच्चों, 2n square के बराबर है। Okay, where n is the number of the shell, where n is the number of shell. If shell is first, then we can say n is 1. Shell 2 है तो n कितना हो जाएगा 2. If shell is 3, then n equals to 3 and so on. इस तरह से आप एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट रूल था। What was the second rule? सेकंड रूल ये था कि अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, कंसीडर करते हैं स्टेबल, कंसीडर करते हैं ना। अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम स्टेबल कंसीडर करते हैं, प्लस एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड दिस रूल, ये जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग एक एटम में अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और वो स्टेबल माना जाता है, इसी रूल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ये आपके बुक्स में मेंशन नहीं है लेकिन आप आगे जाके हायर क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे इस रूल के बारे में। दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। आई रिपीट, क्या रूल है ये रूल ये बता रहा है कि अगर एटम के, देखो एटम को स्टेबल होने के लिए दो मेथड्स हैं। हाउ कैन अ एटम बी स्टेबल, इसके लिए वो दो रूल फॉलो कर सकता है। कौन कौन से रूल है, एक तो उसमें जितने भी शेल्स प्रेजेंट हो वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट है, ओनली वन शेल प्रेजेंट है, लाइक सपोज एक एटम है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी शेल प्रेजेंट है, के शेल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन से पूरी भरी हुई होनी चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड रहनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होनी चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर किसी एटम में 2 शेल्स प्रेजेंट है, के भी प्रेजेंट है और एल भी प्रेजेंट है, 2 शेल्स एक साथ प्रेजेंट है, तो उस एटम में जो है दोनों शेल्स क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों शेल्स क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होनी चाहिए, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या रूल है कि एक एटम में
स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है कि उसके जितनी भी शेल्स प्रेजेंट हो वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से होनी चाहिए फुलफिल्ड। अगर फुलफिल्ड है देन द एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। एटम को हम क्या मानेंगे बेटा, स्टेबल मानते हैं। इसके साथ ही साथ में एक और रूल है और वो रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल, है ना। दैट रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अभी क्या होता है ऑक्टेट रूल, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if 8 electrons, I repeat, how many electrons? If 8 electrons are present in the outermost shell of an atom, then the atom is considered to be stable. I repeat it again once again, no? अगर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उस जो एटम को हम क्या मानेंगे, स्टेबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई है। तो 8 जो वर्ड है थोड़ा थोड़ा ऑक्ट से मिलता है ना, ऑक्ट ऑक्ट से ही 8 वर्ड को लिया गया है। दैट्स व्हाई दिस रूल इज नोन एज octet rule. That means, I repeat the rule, if 8 electrons are present in the outermost shell of an atom, then the atom is considered to be a stable atom. Okay, so इन रूल्स को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, इन रूल्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप इजीली समझ जाएंगे। अ टेबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इज गिवन इन योर बुक्स, ऑल ऑफ यू कैन सी। In the first column, you can see name of the element is given, like hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. These are the name of the elements. And in the second column, symbol of the elements are given, like hydrogen ka symbol is H, helium symbol is He, lithium symbol is Li, beryllium symbol is Be, and so on. The symbols of the atoms are given. In the third column, what is given? Atomic number of the atoms are given. Atomic number is given. है ना? Like hydrogen, the atomic number of hydrogen is 1. Helium, atomic number of helium is 2. Lithium, atomic number of lithium is 3. Beryllium, atomic number of beryllium is 4. Okay. And boron atomic number is 5. So in the third column atomic number दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। All the students must learn this table. At least आपको 18 तक या 18 into 20 तक, 20 atomic number तक सभी एटम सीरियल में याद होने चाहिए। It is quite necessary, है ना। और ये 11th 12th नहीं, आपके 10th में भी बहुत काम आएगा और 9th क्लास में भी काम आएगा। तो आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल को अच्छे से लर्न करना है। क्या क्या लर्न करना है इसमें? एटॉमिक नंबर के साथ में इनका नेम और सिंबल, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल ऑफ यू सी। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। I repeat, atomic number किसके इक्वल होता है बच्चों? Atomic number is equal to the number of the protons present in the atom. Like हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं? 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए थे चैप्टर की शुरुआत में, है ना। जो बच्चे रेगुलर आ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में उनको तो ये मैं जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी चैप्टर की शुरुआत में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इनमें क्या स्पेशलिटी बताई थी? जो प्रोटॉन्स होते हैं, हमेशा एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन्स। आप मैच कर लो, देखिए हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी 3। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, देन 5 है ना। ऑल यहां से लेकर यहां तक सब हमेशा सिमिलर है। मतलब एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे हमेशा उतने ही क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर जरूरी नहीं है कि सेम हो।
न्यूट्रॉन्स आपको कहीं ना कहीं जो है अलग देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑल ऑफ यू सी व्हाट आर सम एग्जांपल्स। जैसे कि आप यहां देखिए बेरिलियम में, देखिए बेरिलियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 4 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 5। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 5 न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो अलग नंबर हो गया ना। सिमिलरली आप देखो बोरोन में, बोरोन ऑल्सो, बोरोन हैव 5 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, बट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 6 न्यूट्रॉन्स आर देयर, 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। That means number of neutrons can be different in an atom. Number of electron is always equal to number of protons, but number of neutrons can be different. अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई भी जो है आपको जो है इस तरह से डाउट नहीं करना, और ये नेचुरली होता है। अब सम स्टूडेंट्स विल आस्क द क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों होता है, हाँ न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है अलग क्यों होता है, व्हाई इज इट सो। बेटा ये नेचुरली होता है ना, एटम जब बनता है, एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है अपने आप ही जब बनते हैं, कब समटाइम दे आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड समटाइम दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, and sometimes they are also less than the number of protons. They can be less also, they can be more also, and they can be equal also. For example, आप हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 प्रोटॉन इज देयर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, देयर इज नो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, है ना, देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन। दैट मींस न्यूट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और इक्वल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के नंबर पे हम नहीं जाएंगे, वी विल ट्राई टू डिस्कस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर क्या रहेगा बच्चों, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर बाय जेड। आई रिपीट, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं बच्चों, जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी एटम को पिकअप कर लीजिए ना, यू कैन पिकअप एनी एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन। आप सभी चेक करें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑल ऑफ यू विल से सर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। नाउ व्हाई द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, I will have the answer of that, and you also must have the answer of that question. The atomic number of carbon is 6 because the atomic number of carbon is 6 because it have 6 protons. How many protons it have? 6 protons. Are you getting my point? What I'm trying to say. Atomic number is the atomic number is the always equal to number of protons. For example, I will say magnesium. What is the atomic number of magnesium? Magnesium का atomic number क्या होगा? 12. Why it have 12 atomic number? Because it have 12 protons. एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे, I know ना, प्रोटॉन आप सबने पढ़े हुए ना बच्चों, yes, yes or no? You all have studied about the protons. प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? What is the location of the protons? I hope सबके दिमाग में ये बात होगी कि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम में, yes or no? है ना, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। उन्हीं प्रोटॉन्स की बात हो रही है। अगर एक एटम में 12 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 12 प्रोटॉन्स, तो वो कौन सा एटम है, दैट इज मैग्नीशियम। और एक और एटम है, उसके एटम में के न्यूक्लियस में 16 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है बच्चों, 16 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। नाउ टेल मी व्हिच एटम इज इट। अगर 16 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो कौन सा एटम होगा, दैट विल बी सल्फर। कौन सा होगा, सल्फर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। यस स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू टेक द अटेंडेंस, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड। Now all of you see students how the electrons are distributed. Like we are starting from very basic, है ना, very basic से start करेंगे।
क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लिथियम, लिथियम है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ यू सी द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। अब नाउ मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा तो इजीली बता देगा ना। टेल मी व्हाई द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन लिथियम इज 3। ओके, नाउ अनफॉर्चुनेटली इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 नहीं है, 4 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 3, है ना, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और हम अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। ओके, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल को हम के नाम से बोलेंगे, ठीक है। के शेल के मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में चले गए। लेकिन अभी भी लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Total number of lithium have 3 electrons. 2 electrons are fulfilled in the first shell. How many electrons are left? One more electron is left. So where the one electron will go? The one electron will go into the L shell. The one electron will go into the L shell. Are you getting my point? हाँ? समझ में आ रहा है बेटा, है ना? तो जो फर्स्ट जो वन इलेक्ट्रॉन है, the A electron will go into the L shell. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? एल शेल में चला गया, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले गए। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, या फिर ये पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम, सो द आंसर विल बी 2,1. 2,1. This is the electron distribution of lithium. So this is how you can easily distribute the electrons. Taking few more examples, like oxygen. We are taking the example of oxygen. What is the atomic number of oxygen? All of you see, atomic number of oxygen is 8. Why it have 8 atomic number? Because number of protons are 8. Now, since number of proton is 8, it have 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। क्योंकि इसमें 8 जो है प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स? लेट्स सी। जो फर्स्ट जो शेल है, जो के शेल है ना, के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। स्टिल कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं? कभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं? अब आप बोलो 8 में से 2 रिमूव करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। तो सेकंड वाली शेल जो एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ओके, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई होप आप सभी इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। Taking last example, after that we will discuss the doubts. Taking last example, all of you see very important examples, and this example is frequently asked in the exams. Frequently इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन समझाइए। तो सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का सिंबल क्या है बच्चों? Na. इट इज नॉट SO। ध्यान से सुनेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर Na है, SO नहीं है। Now what is the atomic number? Atomic number is 11. Why it have 11 atomic number? Because it have 11 protons and it have 11 electrons. Now how you will distribute these 11 electrons? How will you distribute these 11 electrons? All of you see. In the first shell, K shell में कितने electrons जाएंगे? 2 electrons चले गए, ठीक है। L shell में कितने electrons जाएंगे? In the L shell 8 electrons will go. How many electrons are still left? Still कितने electrons बाकी हैं? 2 और 8 10, एक और इलेक्ट्रॉन बाकी है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? KLM। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? लास्ट वाली शेल में KLM। सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 2,8,1. So 2,8,1 is the electronic distribution of sodium.
Okay, students, so this is how you can distribute the electrons of an atom, and this was the electronic distribution of the atoms of a few elements we have discussed. I hope all of you have understood the concept how to distribute the electrons in an atom.